हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राकेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इतिहास। और इतिहास में एक अच्छा सा टॉपिक से स्टार्ट करने वाला हूं। फ्रेंड्स, यह सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आपसे निवेदन है अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। इतिहास में फ्रेंड्स, इतिहास की श्रृंखला चला रहा था इतिहास। और इतिहास में आज का नया टॉपिक है ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल ये जो इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स को फ्रेंड्स आज देखेंगे। ऋग्वेदिक काल, इसका सबसे पहले टाइम पीरियड देखते हैं। समय ऋग्वेदिक काल फ्रेंड्स ये क्या है, ये सबसे पहले मैं बता दूं। ऋग्वेद का काल है। ऋग्वेद का काल। 4 वेद होते हैं फ्रेंड्स। कितने होते हैं? 4। और 4 में सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद पहले नंबर पर है, दूसरे पे यजुर्वेद है, और तीसरे नंबर पर सामवेद है, और चौथे नंबर पर अथर्ववेद है। अथर्ववेद। क्वेश्चन ये आता है, इन वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे लास्ट का कौन सा है? तो वो सबसे लास्ट में कौन सा बना है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही क्या है? जादू टोना का जिक्र है। जादू टोना। और ऋग्वेद से एक क्वेश्चन और आता है, किस वेद में यज्ञों का वर्णन किया गया है? तो यज्ञ के नियम किस में दे दिए हैं? ऋग्वेद में। अब बात करते हैं सामवेद। सामवेद को क्या कहा जाता है? सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। संगीत का वेद। ये मैंने पिछली वीडियो में इन चारों पे अलग अलग क्लास बना रखी हैं, फ्रेंड्स देख लेना जाकर। ये इसका क्या कहा जाता है? संगीत का वेद, सामवेद को। बात करते हैं, एक क्वेश्चन और आता है, ऋग्वेद किन वेद को त्रियी वेद कहा जाता है? त्रियी वेद किसे कहा जाता है? तो त्रियी वेद किनको कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों को क्या कहा जाता है? त्रियी वेद कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया है एग्जाम में, क्या त्रियी वेद के अंतर्गत कौन से वेद आते हैं? तो किसके कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और किसको छोड़ देते हैं? अथर्ववेद को छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात कर रहे थे ऋग्वेदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल का इसका टाइम पीरियड है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। कहने का अर्थ कितना है? ये 500 साल का है। 500 साल में ऋग्वेद के अंदर और जीवन शैली किस प्रकार से चली, इन 500 वर्ष में इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखो इसका कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसको क्या कहा जाता है? बीसी, बिफोर फोरकास्ट।
इसके अंतर्गत फ्रेंड्स ये जो निर्धारित समय है, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि ये जो निर्धारित है 1500 और 1000, ये किसने बताया? तो इसका एक नाम आता है विंटरनिक्स। विंटरनिक्स ने सर्वप्रथम ऋग्वेदिक काल के समय का निर्धारण किया। समय का निर्धारण किया। समय का निर्धारण किया। फ्रेंड्स, कोई भी वैज्ञानिक आता है तो सभी क्या करते हैं, अपना अपना समय बताते हैं, लेकिन ज्यादातर मान्यता ये बताई गई है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व क्या था, ये था ऋग्वैदिक काल था। और ये बात जो है सबसे पहले चर्चित किसने करी थी? विंटरनिक्स ने करी है। इन्हीं के अनुसार कुछ जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने अपनी निर्धारण करा है। तो इसका देखते हैं अब ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक इसमें सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो मान्यता जो प्राप्त है फ्रेंड्स, वो किसकी है? जैसे कह सकते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती सबसे पहले फ्रेंड्स, इन्होंने दयानंद सरस्वती ने ये बात कही थी कि आर्य जो है ऋग्वैदिक काल, सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले जो चर्चा हुई है वो आर्य समाज की हुई है। और आर्य समाज के ही बारे में ये बताया गया है कि आर्य कहाँ के थे और कहाँ से आए थे और ये भारत में एंट्री कहाँ से करी थी। तो दयानंद सरस्वती ने ये बात कही थी कि ये लोग जो है तिब्बत से आए थे। तिब्बत, तो बात करते हैं फ्रेंड्स, तिब्बत ये क्या है? चीन। क्या कह सकते हैं? चीन। चीन से जो उत्तरी वाला हिस्सा है क्या कहलाता है? ये कहलाता है तिब्बत। जैसे भारत के नक्शे में बात करें तो जैसे भारत का नक्शा ये है, जैसे फ्रेंड्स बात करते हैं भारत का नक्शा ये, तो भारत के नक्शे में देखो पाकिस्तान यहाँ आता है, पाकिस्तान यहाँ है, अफगानिस्तान यहाँ है, रूस इधर है, चीन कह सकते हैं यहाँ पे, चीन। तो चीन से जो साइड वाला हिस्सा है ये तिब्बत, ये तिब्बत। तो कहाँ से आए थे? यहाँ से एंट्री करी थी आर्यों ने। कहाँ से करी थी? यहाँ से एंट्री करी थी भारत के अंदर। ये बात किसने बोली? ये बात बोली है दयानंद सरस्वती ने। ऐसे ही अगले एक महापुरुष और हुए हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ये बात कही थी कि आर्य कहाँ से आए थे। तो आर्य इन्होंने बताया था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं, उत्तरी ध्रुव। अब फ्रेंड्स मैं तुम्हें बता दूं उत्तरी ध्रुव क्या होता है। ये नॉर्थ पोल है, इसे बोलते हैं नॉर्थ, इसे बोलते हैं पोल। एक दो प्रकार के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसमें जैसे ग्लोब है, तो यहाँ का जो हिस्सा कहलाता है ऊपर वाला, ये हिस्सा जो कहलाता है ये कहलाता है उत्तरी ध्रुव। और यहाँ का जो हिस्सा कहलाता है, यहाँ पे जो बर्फीली हवाएं चलती हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या है? ये साउथ है, या कह सकते हैं दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव।
तो दक्षिण ध्रुव में ये है डायरेक्शन ग्लोब की। तो अपना इंडिया जो है यहाँ है, इंडिया यहाँ पर है। उत्तर यहाँ ये क्या हो गया, ये पूर्व, ये क्या हो गया पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में कहलाता है इंडिया। इन्होंने बताया बाल गंगाधर तिलक ने कि ये जो है यहाँ जो एंट्री करी थी इन्होंने उत्तरी पोल से करी थी। किन्होंने करी, आर्यों ने। तो आर्य कहाँ के थे, इन्होंने बताया ये आर्य कहाँ के थे, उत्तरी ध्रुव के थे। और फ्रेंड्स सबसे पहले बात बता दूं, यहाँ उत्तरी ध्रुव में जो है कोई खास ज्यादा जीवन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या सेंटीग्रेड तापमान जो रहता है वो माइनस में रहता है हमेशा। यहाँ माइनस में रहेगा और यहाँ माइनस में रहेगा, तो यहाँ कम जनजाति है। हो सकता है जो यहाँ पे जो है ज्यादा तापमान रहा हो, तो सॉरी कम तापमान रहा हो, तो उससे जो उन्होंने एंट्री करी यहाँ हो सकता है जो भारत में आए हों। चलो अगली बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक तो कर ली बात। अब सबसे प्रसिद्ध जो मान्यता प्राप्त है उसके बारे में बात करते हैं। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं फ्रेंड्स, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, मैक्स मूलर की फ्रेंड्स सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है। इन्होंने बताया कि आर्यों का जो आगमन है, आर्यों का आगमन वो क्या है, वो मध्य एशिया से है। मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किया। फ्रेंड्स इन्होंने जो है मैक्स मूलर ने काफी शोध करने के बाद जो है इन्होंने सही बिल्कुल एकदम जो है बात बताई कि मध्य एशिया से ये आए थे आर्य। और मध्य एशिया क्या है फ्रेंड्स वो आप समझते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे सर्वाधिक मान्यता के कुछ प्रमाण। फ्रेंड्स ये जो है ये कुछ जो है क्वेश्चंस में वन लाइनर कराऊंगा, जिससे जो है आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो आर्य सबसे ज्यादा जो मान्यता वो प्राप्त है वो कह सकते हैं सेंधव प्रदेश से आर्य आए। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आता है कि सेंधव प्रदेश कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स सेंधव, जैसे ये भारत का हिस्सा, ये भारत का जो डायरेक्शन बना रहे हैं, ये देखो भारत का नक्शा। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात बता दूं, यहाँ केवल जो है समझने की बात है, बस डायरेक्शन में मत जाना। सेंधव प्रदेश क्या है, सेंधव प्रदेश का इलाका ये वाला कहलाता है। ये क्या है, ये उत्तर वाला इलाका है, ये उत्तर वाला है, और ये दक्षिण वाला, और ये पूर्व है, और ये क्या है पश्चिम है। तो सेंधव प्रदेश क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, कैलाश की श्रेणी है। कैलाश जिसे कह सकते हैं फ्रेंड्स मानसरोवर। और मानसरोवर से यहाँ से एक जो है नदी निकलती है, यहाँ से डायरेक्शन में इधर को। ये कौन सी नदी है, ये है फ्रेंड्स सिंधु नदी। तो फ्रेंड्स हो सकता है
जब उत्तर से यहाँ से अगर आर्य आए होंगे तो यहाँ पे क्या है, सिंधु नदी है। तो सिंधु, जब यहाँ से डायरेक्शन में यहाँ से जब एंट्री करी इन्होंने तो सिंधु नदी पड़ी। तो इन्होंने जब यहाँ से नीचे एंट्री करी तो इन्होंने, जो यहाँ के भारत में इंडिया के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि साहब हो सकता है जो है आर्य लोग जो है कहाँ से आए हैं, सिंधु प्रदेश से आए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा गया, सिंध प्रदेश, सैंधव प्रदेश, सॉरी सैंधव प्रदेश से जो कौन सा है साहब, आर्य आए थे। बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ नदी के बारे में। नदी जैसे सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती। आर्य फ्रेंड्स क्या करते थे, आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी है, पवित्र नदी किसको कहा इन्होंने, सरस्वती नदी को कहा सबसे पवित्र नदी। क्वेश्चन ये आता है कि आर्यों ने सबसे पवित्र नदी किसको कहा था, तो किसे कहा, पवित्र नदी सरस्वती नदी को। और इस नदी का अन्य नाम और रख दिया इन्होंने, नदी तमा। ये जो नाम रखा है फ्रेंड्स, ये जो नाम रखा है ये किस में रखा है, ऋग्वेदिक में। ऋग्वेदिक में जो है इसका वर्णन मिलता है। सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता है, नदीतम के नाम से ऋग्वेदिक में मिलता है। अब ऋग्वेद में फ्रेंड्स कितनी, ये 5 नदी और आती हैं, ये 5 नदी और आती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है विपाशा। ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्राचीन नाम और यहाँ डाल दें आधुनिक नाम, आधुनिक नाम। यहाँ सबसे पहले नंबर प्राचीन में विपाशा, विपाशा। तो विपाशा का जो आज का जो नाम है वो क्या है, व्यास। क्या नाम है फ्रेंड्स, व्यास। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं सतुद्री, सतुद्री। तो सतुद्री को जो है फ्रेंड्स आज के डेट में क्या कहा जाता है, सतलुज, सतलुज नदी। ऐसे ही तीसरे नंबर की और बात करते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं जैसे परसुणी नदी हो गई। तो परसुणी नदी है। और चौथे नंबर पर अस्कनी है, अस्कनी। तो परसुणी नदी का जो आधुनिक नाम है वो क्या है फ्रेंड्स, क्या है, रावी है, सॉरी रावी नदी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मान लो अस्कनी है, तो अस्कनी किसके जैसा, तो अस्कनी जो नाम है चिनाब, चिनाब। तो कितनी हो गई फ्रेंड्स, 2 4 हो गई। और एक 5वें नंबर पर और आती है, अभी बताते हैं फ्रेंड्स क्या है। जैसे देखो विपाशा हो गई, सिंधु हो गई। फ्रेंड्स बात करते हैं अब जैसे बितिस्ता, बितिस्ता, बितिस्ता किसका है, तो बितिस्ता है फ्रेंड्स झेलम का, झेलम। ये नदी है। तो फ्रेंड्स कितना, 1 2 3 4 5, 5 नदियों का जो है ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, जिसमें जिसका नाम व्यास का जो प्राचीन उसमें उस समय ऋग्वेदिक में जो नाम था वो क्या है, विपाशा। सतलुज का क्या है, सतुद्री। रावी का क्या है, परसुणी। और चिनाब का क्या है, अस्कनी। और झेलम का क्या है, बितिस्ता। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, 10 राज युद्ध, क्वेश्चन ये बहुत आता है कि 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो फ्रेंड्स किसके लड़ा गया, रावी नदी के। लेकिन ऑप्शन में रावी नहीं आएगा, क्या आएगा फ्रेंड्स, तो ये आएगा परसुणी नदी। तो क्या लगाना है, परसुणी नदी। तो 10 राज युद्ध ये किस किस के बीच हुआ था, सुदास थे, सुदास और
एक दूसरी ओर कौन थे? भरत कबीले, भरत कबीले। ये फ्रेंड्स इनके बीच हुआ, सुदास के और भरत कबीले के। तो इसमें कौन जीते थे? भरत कबीले जीते। जैसे फ्रेंड्स कुछ नदी के नाम है, जैसे सदा नीरा, सदा नीरा, तो इसको क्या कहा गया? गंडक। और जैसे गोमल है, गोमल, तो गोमल को क्या कहा गया? गोमती। जैसे ही अगले जो है नदी है उसका नाम कह सकते हैं, जैसे कुंभा हो गई, सिंध हो गई, कुंभा, कुंभा, तो इसका क्या हो गया? काबुल। सिंध, तो सिंध का क्या हो गई? सिंधु। और लास्ट में एक और आती है फ्रेंड्स, दुसधरी, 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 इसको क्या कहा गया? घाघरा, घाघरा। कुछ नदियां हैं फ्रेंड्स जो कि इनका भी उल्लेख ऋग्वेदिक में मिलता है। फ्रेंड्स एक बात और आती है, हिमालय, भारत का हिमालय। हिमालय, भारत का हिमालय ऋग्वेदिक में, ऋग्वेद में पता है इसका क्या नाम है? मुजबंत। मुजबंत। क्वेश्चन कभी ये आ जाता है कि मुजबंत किसे कहा जाता है? ऑप्शन में तुम्हें दे दिया जाए हिमालय, दूसरे नंबर पर रख दे नदी, तीसरे पहाड़, तीसरे पे क्या लिख सकते हैं? झील, और चौथे पर रख दें तालाब, तालाब। तो आप अंदाजा ये नहीं लगा सकते फ्रेंड्स मुजवंत किसे कहा जाता था ऋग्वेदिक में। तो जब पढ़ लेंगे तभी हमें पता है कि किसे कहा जाता है साहब? हिमालय को कहा जाता है। ऋग्वेदिक में अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की कुछ नदियों के बारे में भी चर्चा की गई है। कहने का अर्थ यह है फ्रेंड्स, एग्जाम में कभी ये पूछ ले कि किस देश की नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में कहा गया है। ऑप्शन में अगर अफगानिस्तान है तो फ्रेंड्स अफगानिस्तान इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा ऋग्वेद में सरयू नदी को, सरयू है और गंगा है, यमुना है, इनका उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो फ्रेंड्स सरयू का एक बार और गंगा का एक बार, इन दोनों का जो उल्लेख है क्या कह सकते हैं? सरयू का और गंगा का केवल एक बार, केवल एक बार उल्लेख किया है, केवल एक बार। और यमुना का बात करें तो 3 बार, 3 बार ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। अगर फ्रेंड्स तुमसे बात करें कोई, अगर एग्जाम में जैसे ही आ जाता गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया था, ऑप्शन में 1 2 3 4, तो आप कंफ्यूज जाओगे कितने बार। तो मैं बता रहा हूँ गंगा का उल्लेख जो है और सरयू का, इन दोनों का उल्लेख कितनी बार? केवल एक बार किया गया है। और जिसमें यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया है। फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आपसे निवेदन है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।